अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ता है ना, वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों को संबोधित करने के लिए इनमें से कौन सा पद्धति जो है प्रभावशाली नहीं है? ठीक है। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं को, उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, ये तो सही पद्धति है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता प्रदान करना, ये भी सही है। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे के समर्थन के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी तो सही है ना। तो कौन सा गलत हुआ? ऑप्शन 2 है ना, ये है सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन 2, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था है ना का कोई प्रभाव नहीं होता, यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है, या कोई आपसी संबंध नहीं है, या कि भूमिका नगण्य है? कौन सा है बताना है सही उत्तर। ठीक है। तो बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था दोनों बहुत जरूरी हैं। ठीक है, दोनों का संबंध होना जरूरी है। ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए और सांवेगिक अवस्था है ना, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों जरूरी हैं। ठीक है। तो महत्वपूर्ण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है दोनों की। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है सही है ना। अगला क्वेश्चन है। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को ये इसको क्रम से जमाना है, ये काम करने चाहिए। ठीक है, लेकिन किस काम को पहले, किस काम को बाद में करना चाहिए, और किसको करना चाहिए किसको नहीं, ये सब बताना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में पहला और तीसरा ही नहीं करना चाहिए, या दूसरा और तीसरा को ही करना चाहिए, या पहला तीसरा चौथा को करना चाहिए, इस प्रकार से। तो किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए ये बताना है। ठीक है, क्रम से। तो देखते हैं। पहला है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएँ, तो सहायता करनी ही चाहिए। ठीक है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुप्रेक्ष्य करने में सहायक हों, ये तो करना ही चाहिए, है ना। संवाद और परिचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए उनको, है ना, बच्चों में। और अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला है स्टेटमेंट। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को विविधता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो कौन कौन सा सही हुआ? 1 और 3, है ना, ये सही है और ये सही है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन 1 में दिख रहा है 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। अधिगम एक खालिस्तान और खालिस्तान प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? जटिल तो है ही, है ना। खालिस्तान और खालिस्तान जटिल प्रक्रिया है कि सरल है कि व्यक्तिगत है? तो जटिल तो है ही और सक्रिय भी है ना। जटिल प्रक्रिया है और सक्रिय प्रक्रिया है, यानी पहला ही उत्तर सही है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है और सही मतलब सक्रिय प्रक्रिया है, मतलब एक्टिव है, वो बदलते रहता है, मतलब जब आप उसमें लगे रहेंगे तभी होता है ना। सीखना जो है सीखते रहने का ही है, वो एक प्रोसेस है, लगातार चलते रहता है, ख़त्म नहीं होता। सीखना जो है चलते रहता है जीवन भर, तो जटिल है और चलते ही रहता है। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को मतलब एंटर करने देना चाहिए, या टाल देना चाहिए, या है ना निगलेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, ये सब बताना है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो सीधा बात है ना। अ, समझना ही चाहिए, है ना, टालना नहीं चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, उपेक्षित तो नहीं करना चाहिए, अनदेखा यानी नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो बच्चा कौन? समझना चाहिए, है ना, अंडरस्टैंड, है ना, समझना चाहिए उसको। भाषी विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, और सबका उपयोग करना चाहिए अपने अध्यापन में, है ना। कैसे बच्चों को बेहतर से बेहतर पढ़ा सकें, इसके लिए उपयोग करना चाहिए समझ करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खालिस्तान और खालिस्तान वातावरण होना चाहिए, पूछ रहा है वही, है ना। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए, ठीक है, खालिस्तान
वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय खालिस्तान वातावरण, यानी अपोजिट वर्ड ढूंढना है। एक जो है अच्छा हो, एक बुरा हो, इस प्रकार से दो अपोजिट वर्ड हैं होने होंगे, है ना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? देखिए, जो है सहयोगिक और प्रतिस्पर्धी। हाँ, ये होना चाहिए, सहयोगिक और प्रतिस्पर्धी। सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय बजाय प्रतिस्पर्धी, यानी बच्चे आपस में सहयोग करें और एक दूसरे को सीखने में मदद करें और सीखें, है ना। ना कि प्रतिस्पर्धा करें, एक दूसरे से कंपटीशन करें और एक दूसरे से आगे निकलने का होड़ मचा रखें, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि सहयोगी वातावरण हो, एक दूसरे का सहयोग करके साथ में आगे बढ़ें, इस प्रकार से। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? इनमें से कौन सा जो है उदाहरण ना बच्चों को सीखने के लिए, सिखाने के लिए, है ना, अधिगम लर्न करने के लिए जो है प्रभावशाली पद्धति है? पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, है ना। तो सही उत्तर है ये, है ना, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है बच्चों के चिंतन के विषय में? बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, तो करते तो हैं, है ना। खुद के अनुसार उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। ये तो गलत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। अध्यापक का ही काम थोड़ी है कि सिखाएं, है ना। या वही सिखाएंगे तभी बच्चे सीखेंगे, ऐसा है ना। बच्चे खुद तो भी सीख सकते हैं, ठीक है। स्वयं सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण, छानबीन की लालसा होती है, ठीक है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, ये भी सही है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के तो होते हैं, पूरा मनुष्य ही ऐसा ही होता है जिज्ञासु प्रवृत्ति का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। जब बच्चे विद्यालय में असफल होते हैं उसका कारण क्या है, ये पूछ रहा है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता, ऐसा कैसे होगा? ठीक है, बच्चों में सामर्थ्य ही नहीं होता है बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो गलत है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, ठीक है। और देखते हैं, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाशी कमियां हैं। नहीं, सभी बच्चों में कमियां थोड़ी होती हैं, ठीक है। और आनुवंशिकी सबका बिगड़ा हुआ नहीं होता। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत ही सामर्थ्यवान भी पालक होते हैं, लेकिन उनके बच्चे फिर भी मंद होते हैं, थोड़े डम्ब होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पालक ही ऐसे हों, है ना। तो बचता कौन सा है कि स्कूल ही उसको सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, मतलब उनके रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ये है ना। ये नहीं कि मतलब कुछ नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि उनके रुचियों और सामर्थ्य यानी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है, ठीक है। तो है इसका पहला देखते हैं, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं, सही है, ठीक है। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, समूह में पढ़ाएं तो भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा तो नहीं है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, गलत है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, है ना, एक ही सही हो रहा है। समूह में पढ़ाने से क्या होता है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, सही है। अगला है, एक खालिस्तान कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार परिवर्तित करती है, ठीक है। तो किस प्रकार की कक्षा में ऐसा होता है, ठीक है। अध्यापक केंद्रित में नहीं, ठीक है। प्रगतिशील कक्षा में, यानी परिवर्तित हो रहा है ना, तो प्रगतिशील ही होगा, है ना, प्रोग्रेसिव
है ना। बार बार चेंजिंग मतलब प्रोग्रेस से ही संबंधित है ना। अपना जो है अध्यापन की विधि को परिवर्तित करती है अध्यापिका, ठीक है। जो पढ़ा रही है उसके तरीक़ों को बार बार बदलती है ना। तो इसका मतलब है कि वह प्रगतिशील कक्षा है ना। उसमें नया नया सीखा जा रहा है हमेशा हर चीज़, तो इसीलिए वह प्रगतिशील कक्षा है, ठीक है। पुस्तक पुस्तक केंद्रित नहीं है, व्यवहारवादी ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि वह कक्षा जो है प्रगतिशील कक्षा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के संबंध में ना, विकास के विषय में कौन सा कथन जो है सही है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है, ये तो सही है ना। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं तो होती ही हैं, ठीक है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, और किसी का समय से पहले हो जाता है, किसी का समय से बाद भी होता है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है, नहीं। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है, नहीं। बहुत जटिल है और बहुत बहुत दिशा में होता है ना। मल्टी डायरेक्शनल है, एक ही दिशा में नहीं होता, ठीक है। तो सही उत्तर एक ही हो रहा है ना। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का प्रमुख प्रमाण चिन्ह कौन सा है, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था भी अलग अलग होता है, मध्य पूर्व बाल्यावस्था और उत्तम बाल्यावस्था यानी बाद वाला, और मध्य बाल्यावस्था, इस प्रकार से अलग अलग होता है। तो आपको पहचानना है मध्य बाल्यावस्था, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था की अवधि का प्रमुख प्रमाण है ना, सीधा प्रमाण, मुख्य प्रमाण, जिसको पढ़ के समझ में आ जाए कि यह मध्य बाल्यावस्था में है बच्चा, ठीक है। तो उसका प्रमाण कौन सा है। प्रतीकात्मक खेल उभरना, ठीक है, नहीं, तो ये तो नहीं है। तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ये सही है। पेशीय कौशल ये सब नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन 2 जो है सही है कि तर्क संगत विचारों का विकास होता है जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ठीक है। नेचुरल है वो, है ना। कॉन्क्रीट इन नेचर, मतलब कि नेचर के द्वारा ही ऐसा प्रदत्त किया गया है कि मध्य बाल्यावस्था में ऐसा होता है, ठीक है। अगला, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है। बच्चों के समाजीकरण में पूछ रहा है। जो विद्यालय है वो कौन सी भूमिका निभाता है। कोई भूमिका नहीं निभाता, ऐसा तो नहीं। बहुत कम भूमिका निभाता है, ऐसा भी नहीं है। बहुत अच्छा भूमिका और प्राथमिक कारण है, नहीं। प्राथमिक कारण होता है घर उसका, यानी कि परिवार जो है प्राथमिक कारण होता है समाजीकरण की में, है ना। परिवार जो है प्राथमिक भूमिका होता है। द्वितीयक कारक है विद्यालय जो है, द्वितीयक कारक होता है। प्राथमिक परिवार होता है, द्वितीयक होता है परिवार या समाज, है ना। द्वितीयक होता है स्कूल, यानी विद्यालय जो है द्वितीयक कारक होता है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। गुणात्मक रूप से ना वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है बच्चों का चिंतन, ठीक है। किस चिंतक या विचारक ने बोला है ना। मनोवैज्ञानिक ने बोला है। जीन पियाजे या लेओ वाइगोट्स्की या हार्वर्ड गार्डनर या लॉरेंस कोलबर्ग, किसने बोला है कि बच्चों का जो है चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। जीन पियाजे, है ना। जीन पियाजे ने बोला है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो सही उत्तर है जीन पियाजे, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, है ना। ये सीडीपी वाला वीडियो था। आगे की वीडियो में हम इंग्लिश, हिंदी और साइंस, मैथ्स ये सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।